अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमो साकिब। एक और सुबह का वक्त हुआ चाहता है, आपको वेलकम कहते हैं। प्यारे से चेहरे आपके सामने मौजूद हैं आपका दिन मजीद हसीन करने के लिए। नाश्ता हो गया होगा या चल रहा होगा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी या ऑफिस जाने के लिए घर वाले भी तैयारी कर रहे होंगे। सभी लोगों से एक सवाल है कि आपके लिए खुशी क्या है। हमने पहले अपने प्रोग्राम्स में ये भी डिस्कस किया कि कामयाबी का भी फॉर्मूला और कामयाबी की सोच हर किसी की अपनी अपनी होती है। इसी तरीके से खुश रहने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन खुशी एक ही फीलिंग है जो हमेशा एक जैसी ही बरकरार रहती है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। बस उसके जरिए, उसके तरीकाकार और उसकी सोच जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन इस खुशी का कितना इफेक्ट होता है, कितने इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में, इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। ये सीनियर साइकोलॉजिस्ट तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि गार्डनिंग का बहुत शौक है। और गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने लिए करें तो आपको खुशी तो मिलती है, लेकिन आपका प्यारा सा गार्डन, फूल पौधे देख के दूसरों का मिजाज भी बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा नाइला सादत साहिबा। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे। यहाँ पे बड़ी खुशी हो रही है। आपका इतना माशाल्लाह खूबसूरत सेट है और बड़ा लाइवली किस्म का सेट है। सुबह सुबह एक होता है ना, जिस तरह इंसान खुश होता है देख के कोई चीज़। थैंक यू सो मच। तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी फैलाते रहें तो सारा माशरा बेहतर हो जाएगा। मैम, ये बताएं सबसे पहले कि जब हम 4 साल के होते हैं तो तब जितने हम लोग खुश होते हैं, और ये जितनी भी एक्सरसाइज भी हमने करवाई कि आज हम ज्यादा खुश हैं या जब हम 3-4 साल के थे तब ज्यादा खुश थे, तो फट से जवाब आ जाता है कि जी हम लोग बचपन में ज्यादा खुश थे। ये क्या वजह है? ये हमेशा ये मैंने देखा है कि होता है कि आप पीछे अपना देखते हो कि मतलब ज़्यादातर बचपन का होता है। मेजॉरिटी का खैर अच्छा बचपन गुजरा होता है, कुछ का नहीं भी होता, लेकिन वो उसको टच नहीं करना चाहते। लेकिन ये है कि वो एक केयर फ्री लाइफ होती है, आपके कोई बर्डन्स, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो वो उस सेंस में अगर आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आप लेकिन देखिए ना, डिफरेंट हैप्पीनेस का मतलब, खुशी का मतलब हर इंसान के लिए डिफरेंट है, हर बच्चे के लिए डिफरेंट है। इवन मतलब आप छोटे बच्चों को भी देखें, सब बच्चे ज़रूरी नहीं कि वो पसंद करें अपना पीछे जाना, वो अपना आज का कल ज़्यादा पसंद करते हैं या वो होपफुल होते हैं कि नेक्स्ट अच्छा होगा उनका। तो खुशी के लिए भी क्राइटेरियन इस तरह है कि हर एक का डिफरेंट है। बिल्कुल। आप किसी एक को मतलब किसी को अब मैं थोड़ा सा इसका टाइप्स आपको बताना चाहूँगी, ताकि थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकल थोड़ा सा मैं उसमें लाना चाह रही हूँ। इसमें कहते हैं हेडोनिया, एक टर्म है जिसमें ये होता है कि खुशी को आप अपने लिए सिर्फ चाहते हो। सेल्फ एक होता है ना, अचीवमेंट होती है, आप सिर्फ अपने ऊपर काम करते हो, अपना ख्याल रखते हो, अपना मतलब फिजिकल वेलबींग का, हर चीज़ का, पेरेंट्स का, वो और जो अचीवमेंट्स है वो आपकी अपनी है। मतलब आपको अपना एक होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड आप होते हो, हर खुशी आपके लिए। और एक होता है एजुमोनिया, उसमें ये होता है कि आप दूसरों के लिए खुशी देखते हो। मतलब आप वेलफेयर के काम करते हो, आप और चीज़ों में इस तरह लोगों की हेल्प करते हो और लोगों के मतलब डिफरेंट आप इन्वॉल्व होते हो एक्टिविटीज़ में, उसमें आपको खुशी महसूस होती है। बचपन से कई बच्चे इस तरह शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ये होता है कि मतलब एक और होता है जिसको आप ग्रेटिट्यूड कहते हो, कि आप थैंकफुल होते हो, लोगों के लिए थैंकफुल होते हो, जो आपके लिए कुछ करता है आप उसमें खुशी महसूस करते हो। और ये है कि मतलब ये है कि अच्छा, फिर उसमें एक आ जाता है एक्साइटमेंट भी इसमें आती है कि जब आप कुछ सोचते हो कि मैंने ये करना है तो उसकी खुशी होती है, वो एक अलग से खुशी होती है। और अच्छा, फिर एक होता है कि जिस तरह आप लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग आने वाले कल के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि उन्होंने उस पर काम करना है। और यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि लोग या तो खुशी को अपने पास्ट से रिलेट करते हैं या अपने फ्यूचर से रिलेट करते हैं। हम प्रेजेंट में रह के खुश क्यों नहीं रहना चाहते? अच्छा, अब देखिए ना, कुछ अब इसमें भी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आ जाती है। कुछ लोग कंटेंटेड होते हैं, अपनी जो कुछ उनके पास है उसी में वो खुश रहते हैं। उनको मतलब इतना कुछ चाहिए, अगर मिल जाए तो उनके लिए एक बोनस है, वो खुश हो जाते हैं कि ठीक है मिल गया। लेकिन मतलब ये एक ह्यूमन नेचर है कि आपके पास जितना भी होगा आपको कम लगेगा। ये भी आपकी पर्सनैलिटीज़ पे डिपेंड करता है। कुछ लोग एक आपने जैसे एक सोचा होता है कि मैंने ये करना है, अच्छा कई दफ़ा वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो गोल अचीव करने तक होती है,
जब आपको मिल जाता है फिर आपकी वो चीज़ खत्म हो, थोड़ी देर में वो खत्म हो जाता है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ हम लोग देखें ना कि पहले की जनरेशंस थी या पहले के माशरे में इतनी सहूलतें नहीं थी। आज हमारे पास टेली कम्युनिकेशन ले लें, कम्युनिकेशन ले लें, ट्रांसपोर्ट ले लें, बेशुमार आसानियां हो गई हैं इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अगर हम लोग अपनी तारीख पर नज़र डाल लें तो यही वाली जनरेशन है जो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। ये क्यों है? अच्छा, अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी। मुझे अपना बचपन भी याद है और अम्मी, मेरी पेरेंट्स मुझे बताते थे उनका बचपन जो था, उनके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल। मतलब जो अगर और पीछे 40 साल पीछे अगर आप चले जाए तो कुछ भी नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी तो थी नहीं बिल्कुल। और उसमें ये होता था कि आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी। बच्चे भी सारा कुछ, जितना भी बच्चों का सब कुछ था वो बाहर होता था। मतलब बच्चे बाहर गेम्स खेल रहे, अंदर का इंडोर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बच्चे जैसे स्कूल में भी यही होता था कि ज़्यादातर मतलब गेम्स पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे उनकी ज़्यादा फोकस किया जाता था। और हर स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ प्ले ग्राउंड्स होते थे। अब तो वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, एक कमरे में यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो वो लेकिन ये ना कि वो, अच्छा, फिर बाहर आप निकलते हो और उससे सीखता बहुत थे बच्चे, एक्सप्लोर करना, और आपकी जितनी सेंसरी परसेप्शंस हैं उनको आप यूज़ करते थे। देखना, मतलब हर चीज़ खूबसूरती देखना, फिर उसको एक्सप्लोर करना कि कैसे बना है, किस तरह चीज़ें हैं। अब आजकल के बच्चे हैं वो सारा कुछ अंदर बैठे हुए हैं और रेडीमेड इन्फॉर्मेशन है उनके पास, मतलब जी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हम एक शॉर्ट टर्म गोल बना लेते हैं कि ये हमें मिल जाएगा, वो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ होती है तो हम खुश हो जाएंगे। क्या ये हरकत करना, ये सोचना कि ये मिल जाए, ये हम खुश हो जाएंगे, ये ठीक है? क्योंकि वो जब मिल जाएगा तब तो आप फिर खुशी वो ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद आप उस तरह से खुश नहीं रह सकते। एक लिहाज से ठीक भी है, क्योंकि आपको बनाने शॉर्ट टर्म, मतलब छोटा थोड़ा गोल बनाना चाहिए। बहुत बड़े गोल से डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है कि अगर आपको नहीं अचीव करेंगे तो छोटे छोटे गोल्स अगर बनाएंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जिनको होता है कि कुछ करने का शौक होता है, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करने वाले, उनको होता है चैलेंजिंग, उनकी होता है कि चैलेंज करना हर चीज़ को। जब मिलती है तो फिर किसी और चैलेंज में वो चले जाते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ ज़्यादा बेहतर रहती है, आपके माइंड भी ऑक्यूपाइड रहता है, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये कैसे हम लोग कर सकते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है, आपके आसपास जितनी मर्जी नेगेटिविटी है, माहौल का असर तो होता है जी, लेकिन अंदर से अपने आप को सेटिस्फाई करके अंदर से खुशी लाना कि जो मर्जी आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आपने अपने आप को सेटिस्फाई भी रखना है और अपने आप को खुश रखना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और कांस्टेंट स्ट्रगल है। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि जाहिर है नेगेटिविटी तो बहुत है, एक्सटर्नल और फैक्टर्स आजकल तो स्पेशली कोरोना की वजह से भी बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स है ना। जब से कोविड आया, आप कोविड आया है, आप ना निकल सकते हो, बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स है, स्कूल बंद हो गए, एंग्जाइटी है, घरों में बैठे हुए हैं, पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन वो एनवायरनमेंट सारी ख़त्म हो गई है। तो उसमें भी यही है कि ये बड़ी सख्त कांस्टेंट आपकी स्ट्रगल है, जंग है आप अपने साथ। इसके ऊपर हम लोग अगर आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा कि आप खुश कैसे रहें। जी, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या बताया जा रहा है। वापस आएंगे और ये सीखेंगे कि आपके आसपास जितनी मर्जी नेगेटिविटी हो, आपने खुश कैसे रहना है। हमारे साथ रहें। खुशामदीद पाकिस्तान। तो सफर है हमारा पंजपीर रॉक्स का। पंजपीर रॉक्स इस्लामाबाद से तकरीबन 70 किलोमीटर पर वाक़ डिस्ट्रिक्ट कहोटा में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां का दिलकश नज़ारा इंसान को एक सुकून की कैफियत देता है। इस्लामाबाद से पंजपीर की जानिब 3 रास्ते जाते हैं। पहला इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करते हुए लहदरार रोड, वहां से कोटली सतियां और फिर कोटली सतियां रोड आपको पंजपीर ले जाती है। ये वो मकाम है जहां तक आप गाड़ी अपनी सवारी लेकर जा सकते हैं। दनोई हिल टॉप से चंद कदम पहले ही आपके रास्ते में आता है दनोई रेस्ट हाउस। यहाँ पर रुकना तो नहीं था, लेकिन गुजरते गुजरते इतनी खूबसूरत ये जगह लगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग एक जगह से वाकिफ़ हैं जिसका नाम है नीलासान। वो बिल्कुल मेरे यहाँ पर वाक़ है और यहाँ पर बैठे हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन खुदा से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं। क्या खूबसूरत
ऐसी क्रिएशन कि जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एक तो पानी की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर बैठ के ये महसूस किया जा सकता है जब आप नेचर से इतना कनेक्ट होते हैं। आप लोग इस खूबसूरत इलाके को देख रहे हैं। हम लोग कोटली सतिया से तकरीबन 20 किलोमीटर पीछे हैं और नीला सांद के एरिया में हैं और यहाँ पर ये खूबसूरत चीड़ के दरख्त हैं और सनलाइट पड़ रही है और जिस किस्म की कटिंग है और जो खूबसूरती नज़र आ रही है वो बयान नहीं की जा सकती। तो कुछ यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन हमारा जो स्पॉट है वो है पंचपीर रॉक्स, तो वहाँ पर हमने चलना है। तब तक के लिए कुछ देर के लिए तो रुक ही सकते हैं। अच्छा, अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हमने पहुंचना तो पंचपीर रॉक्स है, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में इतने खूबसूरत जगह आ रही है और सुबह हम लोग जल्दी निकले थे तो नाश्ता नहीं किया था, तो नाश्ता ज़रूर होना चाहिए था। और मज़े की बात ये, वहाँ पर भी मैंने पानी की आवाज़ का जिक्र किया था। ये आवाज़ का जो रिदम है ये भी बहुत खूबसूरत है। हमारा सफ़र इतना तवील ना था, मगर वो कहते हैं ना कि जब दिलकश और हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं तो फिर वहां से आगे जाने का दिल नहीं करता। इसलिए आपको मशवरा देता हूं कि आराम से तहम्मुल के साथ एंजॉय करते हुए जाएं और इस सफर का खूब लुत्फ लें। ये जो रोड जा रही है, ये रोड जा रही है प्रिंडला, एक देहात है आगे, उस देहात को जा रहे हैं। यहाँ से पंचपीर रॉक का जो ट्रैक है वो अलग हो जाता है। इस वक्त हम लोग दनोई हिल टॉप पर पहुंच चुके हैं। ये आखिरी पॉइंट है जहां तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां आ सकती हैं। इससे आगे जिस ट्रैक पर मैं मौजूद हूं, यहाँ से 30 मिनट का ट्रैक है जो आपको बिल्कुल पंचपीर रॉक के एंड पॉइंट तक लेकर जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये सफ़र शुरू हो रहा है पैदल, जो हुकूमत की तरफ से रास्ता बता दिया गया है और जो आपको गूगल मैप पे भी नज़र आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ है लहतरार रोड से, जो यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग कहोटा वाली साइड से जाते हैं तो अब वहाँ पर जाना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिनके शिनाख्ती कार्ड पे वहाँ का मकामी एड्रेस है वो लोग सिर्फ जा सकते हैं। उससे आगे अब सिर्फ और सिर्फ पैदल सफ़र है। और ये भी सुनने में आया कि ऊपर कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो हमने खाने का सामान काफ़ी इकट्ठा कर लिया। तो आए चलते हैं। एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि चलते चलते सांस तो चढ़ गया और यहाँ पर जो भी आ रहा है वो अपने साथ पानी की बोतलें और कुछ खाने को लेकर आए ना आए, लेकिन पानी की बोतलें लाजमी लेकर आए, ये बहुत ज़रूरी है। वो ठंडी हवा जो आपके चेहरे से टकराती है तो महसूस होता है जैसे ये दरख्त, ये पहाड़ और ये माहौल आपसे कुछ कहना चाहते हों। हेलो एवरीवन, फाइनली वी आर एट पंचपीर रॉक्स। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, वहां से लेके वो उस एंड तक आप लोग देख सकते हैं कि ये है पंचपीर रॉक्स और इतना खूबसूरत नज़ारा है ये। यहाँ से देख के ऐसा महसूस होता है कि आप पूरी दुनिया को यूं अपने जो है वो कहते हैं ना कि बाहों में लेना, वो वाला सीन है यहाँ पर। तो ये पंचपीर, ये पंजाबी का वर्ड है, पंच पांच और पीर पीर। हमारा खित्ता जो है वो बड़ा सूफिया कराम से जुड़ा हुआ भी है। तो पंचपीर यहाँ पर कहा जाता है कि पंचपीर जो हैं वो 5 सूफिया कराम थे। वो आ रहे थे, उनका पड़ाव हुआ वतन में भी, आज़ाद कश्मीर में भी और इसी तरीके से यहाँ पर भी। ये जगह जो है ये आती है तहसील कहोटा में, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में। जी हाँ,
रावलपिंडी इस्लामाबाद से 2 घंटे का सफ़र है, लेकिन ये फिर भी स्टिल डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में ये जगह आती है। और नड़ नामी ये गांव है जहां पर ये जगह मौजूद है। पंच पीर 5 सूफिया कराम यहाँ पर आए, उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी और यकीन माने उनका यहाँ से जाने को दिल नहीं किया होगा। उन्होंने यहाँ पर पड़ाव डाला, यहाँ पर दीन की तबलीग शुरू की और यहाँ पर फिर छोटे छोटे नीचे गांव से हम होते हुए आए हैं, वो गांव भी आबाद हुए। और यहाँ के लोकल थे जो हमसे मिले, उन्होंने हमें ये बात कही कि वहाँ पर एक पानी है, एक चश्मा है, जिस भी शख्स को बुखार हो या कोई बीमारी हो तो यहाँ के लोगों का ये मानना है कि आप वहाँ पर आएँ, उनका पानी पिएं तो आप हासिल हो जाती है। बेशक शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि उस पानी में शिफा है। लेकिन आपको वैसे मैं बताता चलूँ कि हम इस वक्त 1800 मीटर की आल्टीट्यूड पर मौजूद हैं और बहुत ये ज़्यादा हाइट है। और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो पहाड़ है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, वहाँ सामने, यहाँ दाएं जानिब, बाएं जानिब, मेरे पीछे, हर जगह पर सॉलिड किस्म का रॉक है। कहा जाता है कि ये जो पत्थर है ना, ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है जब हमने मूवीज़ देखी हैं, जब हमने डिफरेंट शोज़ में देखा है, तो हमें ये देखने को मिला है कि वो पत्थर जो समंदर के किनारे होता है उसकी कटिंग कुछ इस किस्म की होती है। लेकिन ये कटिंग इतनी खूबसूरत है, अगर हम लोग वहाँ से टॉप से नज़ारा लें तो उस तरफ आपको एक दुनिया नज़र आती है जिसको गले लगाने का दिल करता है। और अगर हम इस तरफ नीचे देखें तो ये इतनी प्यारी ऐसी फील्ड बनी हुई नजर आती है कि जैसे किसी ने हाथ से इस पत्थर को तराशा हो। लिटरली ये पत्थर इतना खूबसूरत लगता है कि जिस तरह किसी ने हाथ से इस पत्थर को तराशा हो। लेकिन तराशने वाली जात कौन है? अल्लाह। और अल्लाह से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं। ये सॉलिड रॉक के ऊपर ये चीड़ के दरख्त लगे हुए हैं और ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर, मुझसे बयान नहीं हो रहा। और जब मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी देर यहाँ पर बैठूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा क्लोज जाने की आपने कोशिश नहीं करनी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अपनी सेफ्टी जो है वो आपके अपने हाथ में ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करते हैं बैठने की। वेल डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से बैठ के वाह भाई मज़ा आ गया। इतनी जो हमने हाइक की है ना, उसके बाद ऐसा व्यू मिले तो आपका मन नहीं करता यहाँ से जाने का। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि ये नड़ गांव है, पंच पीर रॉक्स हैं। अब यहाँ पर ये सीन है कि कैंपिंग के लिए यहाँ पर लोग आ सकते हैं, खुली इजाज़त है। 2020 में पंजाब हुकूमत की तरफ से इसको ऑफिशियली टूरिस्ट स्पॉट जो है वो डिक्लेयर किया गया था। नीचे कोटली सतियाँ हैं, वहाँ पर भी जो है उसको टूरिस्ट स्पॉट दिया गया दर्जा, जिसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर हम एक जानिब अपने देखें तो अगर व्यू बिल्कुल क्लियर हो, अभी थोड़ी सी धुंध है, लेकिन कहा जाता है कि एक तरफ आपको मकड़ा पहाड़ी जो है वो, और दूसरी तरफ आपको आज़ाद कश्मीर, और फिर मकड़ा के साथ ही आपको कागान की पहाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिलों के बारे में यहाँ से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो वेल ये चीज़ है और इतना खूबसूरत मंजर है, मैं आपको बयान करना चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा। और ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अच्छी खबर देता चलूँ कि ये जो एरिया है पंचपीर, यहाँ पर हुकूमत जिस तरह से गबीन जब्बा या सवात के अंदर पॉट्स लगाए गए हैं, रिहायशी कैंप्स का इंतज़ाम किया गया है मुस्तकिल बेसिस पे, उसी तरीके से ये पूरी रॉक पे हुकूमत की जानिब से प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पर कैंपिंग की जाएगी। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर लोग आते हैं, कैंपिंग करते हैं। वही बात है जो मैंने नीचे कही थी आप लोगों से कि आप सब लोग यहाँ पर आएँ। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं और गंद फेंक रहे हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अपने साथ आप लोग जो लेकर आए हैं चीज़ें, कोई बॉटल है, कोई रैपर है, कुछ खाने का सामान है, वो वापस अगर ले जाएं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मेरा तो कुछ देर यहाँ पर बैठने का और एंजॉय करने का मूड है। तब तक के लिए आप लोग चलें वापस स्टूडियो में, मिलते हैं फिर एक और सफ़र के साथ।
जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल फैक्टर्स की, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में जिनकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते। क्या फिर भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये कितना इम्पोर्टेंट है? और दूसरी चीज़ ये कि क्या हमेशा खुश रहा जा सकता है? हमेशा खुश रहने के लिए बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत है। वो डे टू डे एक जिस तरह लिविंग होती है ना, डे टू डे आपने एश्योरेंस होती है आपकी कि आपने अपने आप को एश्योर करना है। और जैसे सुबह उठते हो आप, और उठते ही जाहिर है कि एकदम से आपका वो होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन ये ना कि उस वक्त आपने अपने आप को काबू करना है, अपने माइंड को काबू करना है। ये एक ट्रेनिंग है, आपने रोज़ अपने माइंड की ट्रेनिंग है कि जो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब मतलब खुश रहूँगा या रहूँगी, लेकिन ये कि कांस्टेंट स्ट्रगल है, रोज़ के रोज़ आपने इस पे काम करना है। और आपने दिन भर का, कहते हैं ना कि अगर 10 बजे तक आप अपने आप को खुश रख सकते हो तो इसका मतलब सारा दिन आपका खुशगवार गुजरेगा। चलें फिर, हमारा दिन तो बहुत अच्छा गुजरा करेगा। अगर उठने वाला उठेगा ही 9:30 बजे। ये भी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये है ना कि अगर अब जैसे ना, इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सेल्फ ट्रेनिंग, मतलब कांस्टेंट। अब मैं अपने साथ अभी तक मतलब मुझे सोचना पड़ता है कि जैसे आप एकदम सुबह उठते हो कि अब मैंने आज क्या करना है, क्या मेरी कमिटमेंट्स है, मेरी क्या एक्टिविटीज़ है, एकदम से आपको याद भी नहीं आती है। फिर आप उठते हो, फिर आपको सोचते हो कि ये है। तो उसके लिए पता है आपको पॉजिटिव माइंड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, काम करने की ज़रूरत है। इस तरह नहीं कि आपको बनाई कोई चीज़ में। ये काम क्या है, क्या हो सकता है ये काम? टिप्स इसमें मैं आपको बताती हूँ कि एक सबसे बड़ी बात है, इसको कहते हैं थॉट शिफ्टिंग। ठीक है कि अक्सर होता है कि आपका मतलब सुबह उठते हो, कई दफ़ा आपका मूड भी ठीक नहीं होता, तबीयत भी ठीक नहीं होती, सारा कुछ ही होता है, उठने को भी दिल नहीं कर रहा होता। तो थॉट शिफ्टिंग का ये है कि आप एक फोकस करो किसी चीज़ पे। अगर आपको नेगेटिव लगता है कि थॉट्स आ रही हैं, आप फ़ौरन से उसको स्विच करो। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एकदम से कोई थॉट आई है, एकदम से जैसे गिलास पड़ा, अच्छा आप मतलब वर्बली आप अपना सेल्फ टॉक करोगे, ठीक, अच्छा ये गिलास है, आप उसको कॉन्सेंट्रेट, उसके ऊपर फोकस करो थोड़ी देर के लिए। क्योंकि देखिए ना, माइंड जो आपका है वो एक वक्त में 2 थॉट्स नहीं रख सकता, एक सेकंड में भी 2 थॉट्स नहीं आ सकती। अगर आप एक सेकंड के लिए अपने माइंड को खाली कर लेते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप बड़ी अचीवमेंट हो गई आपकी। तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव में आपने चेंज करना है। जैसे ही आपने इसको थॉट शिफ्टिंग की है, फौरन ही आपने कोई अच्छी चीज़ सोच ली है, मतलब एफर्ट करके। इसमें सारी एफर्ट है। अच्छा, ये जो एफर्ट और स्ट्रगल की आप बात कर रही हैं, ये दूसरों के लिए कितनी ज़रूरी है और इंसान के खुद के लिए कितनी ज़रूरी है कि वो ये कोशिश करे कि वो खुश रहे? दूसरों के लिए आप बात कर रहे हो, मतलब आपके मिलने वालों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जिनसे आप सुबह उठ के जैसे मिल रहे हैं, अगर आपका मूड नहीं ठीक है, आप उनको मूड स्विंग्स अपने दिखा रहे हैं, तो अगले बंदे पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। आपको अपने आप को काबू करने की जरूरत है उस वक्त। अगर आपके, जाहिर है कि अगर आप सिंगल हो तो आपका इतनी ज्यादा वो आप आंसरेबल नहीं होते हो। लेकिन अगर आप मैरिड हो तो फिर काफ़ी कुछ आपके साथ अटैच्ड होता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर आप जॉब करते हो, जाहिर है आपने जॉब पे जाना है, आपके कलीग्स हैं, आपका एक वर्क प्लेस है, एनवायरनमेंट है। ये तो नहीं कि वो आपके मूड्स देखेंगे लोग, तो जाहिर है कि आप अपने पे आपको कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। ग्रेटिट्यूड का फैक्टर आपने शुरू में डिस्कस किया, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी हम डिटेल में बात करें, हम ये कैसे सीखें कि शुक्रगुजारी बहुत बड़ी चीज़ है और जो हमारे पास है उसमें हम दो खुश रहें? इसमें पता है ये अब कई लोग मैंने देखा है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि छोटी छोटी खुशियों से खुश होते हैं, छोटी छोटी बातें। अच्छा, मेरा अपना है, मैं कोशिश करके, अब मैंने पेट्स भी रखे हुए हैं, मेरे पास आई हैव 4 डॉग्स। अच्छा, पेट्स भी हैं, मुझे गार्डनिंग का भी शौक है, मुझे कुकिंग का भी शौक है। मैंने अपने बहुत सारी हॉबीज़ रखी हुई हैं, मतलब एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, मतलब इस तरह की चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। तो अगर आप इस तरह मतलब अपने आप को इन चीज़ों में, ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं उठती हूँ सुबह, मैं ये देखती हूँ कि माशाल्लाह मतलब मेरे पास हर चीज़ है, जो कुछ हो सकता है, मतलब मेरे पास सब कुछ है और मैं वो खुशी महसूस करती हूँ। उसके बाद मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास गार्डन है, मैं अब उधर जाऊँगी, मैं पता सेल्फ टॉक करती हूँ। ठीक, ये मतलब मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है एक, जो दूसरों को भी मैं कहती हूँ। अच्छा, शुक्र अदा करना। हाँ, मैं शुक्र अदा करती हूँ, मैं वाकई ही सुबह उठ के मैं शुक्र अदा करती हूँ। एग्जैक्टली, मैं यही पूछ रही थी आपसे कि शुक्र अदा करना कितना जरूरी है उन चीजों के बारे में जो आप चल फिर रहे हो, आप ठीक हो माशाल्लाह, मतलब इन चीज़ों का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं चल फिर रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं आ जा सकती हूँ, मतलब अगर हम इसी चीज़ का शुक्र अदा करें तो हमें कोई कमी महसूस नहीं। चीज़ों का आप कर सकते हो कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, ये तो खैर चलो बड़ी चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपने कोई चीज़ आज बना के, कोई कुकिंग करके खाया, उसमें खुशी महसूस करो। अब मैं गार्डन में जाती हूँ
और वहाँ पे हमारे मैं इसकी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के उसकी मेंबर भी हूँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। तो हम लोग गार्डनिंग के वो करवाते हैं, मतलब कंपटीशंस करवाते हैं, तो पार्टिसिपेशन होती है, मेरा मैं खुद भी पार्टिसिपेट करती हूँ। अच्छा, वो मेरा बड़ा अच्छा टाइम होता है कि मैं एक एक पौधा लाती हूँ, उसको देखती हूँ। बल्कि पता है, ये जो पौधे हैं ये भी लिविंग बीइंग्स हैं। बिल्कुल, इनके भी मूड्स और इमोशंस होते हैं। अगर आप उनमें बैठोगे तो आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। तो मैं सुबह जो मेरी होती है ना, उठ के जो मैं अपने मूड को बूस्ट करती हूँ, वो मेरा तरीका ये है कि मैं उठते नाश्ता करने से पहले मैं अपने डॉग्स के पास जाती हूँ, उनको खाना देना करना, उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारना, फिर मैं गार्डन में जाती हूँ। ठीक। और अपने पौधे चेक करती हूँ सारे गार्डन में। ये चीज़ें मुझे बूस्ट करती हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट और हाँ। नेचर, ये दोनों चीज़ें भी कितनी ज़रूरी हैं खुशी के लिए, क्योंकि नेचर से भी आपने देखा होगा बहुत फर्क कि जब पड़ता है। अच्छी एयर आप ब्रीथ करते हैं तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है अंदर से। अच्छा, मैं ये तो मतलब ये कि बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमारे जो आजकल जो बच्चों का हाल हो गया कि उनको, पेरेंट्स को खुद भी इतना कोई शौक नहीं है। मैं देखती हूँ कि घर लोग अंदर से बहुत अच्छा सजा लेते हैं, बाहर से बुरी हालत होती है बिल्कुल। मतलब वो झाड़ियाँ उगी हुई हैं, गंद पड़ा हुआ है, बल्कि लोग अपना घर का गंद भी बाहर ही फेंक देते हैं, कोई सफाई नहीं होती। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि पाकिस्तान में आपने अक्सर लोगों से ये देखा होगा, जब भी हम सवाल करें कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, तो आगे से जवाब मिलता है गुजर रही है, कट रही है। ठीक है, ये पता है पेसिमिज्म होता है। मतलब आप किसी चीज़ में खुश नहीं होते हो, बहुत पेसिमिस्टिक अप्रोच है हमारे लोगों की। और अच्छा, एक ये होता है, एक तो इस तरह होते हैं और वो दूसरों को भी डिस्करेज करते हैं। अच्छा, एक और चीज हमें बचपन से कही जाती थी ना, इतना ज्यादा मत हंसो फिर रोना भी पड़ेगा। ये भी एक किस्म की सुपरस्टिशंस भी हमारी है। लेकिन ये ना कि कुछ लोगों का होता है कि वो ग्लूम में रहना चाहते हैं। वो इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, और वो ये भी पसंद नहीं करते कि दूसरा क्यों खुश है। उनको इस बात की भी समझ नहीं आती और वो भी पसंद नहीं करते कई दफ़ा। तो इस किस्म के लोगों के लिए कोई टिप्स देना खुश रहने की, ताकि वो खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश उन पे रहने बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसे लोग ये है कि वो जाना भी किसी के पास पसंद नहीं करते, क्योंकि वो एक्सपोज अपने आप को नहीं करना चाहते। क्योंकि जाहिर है कि काफ़ी सारी आपकी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो कुछ आपकी ग्रजेस भी होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस होती हैं। ठीक है, इसी की तरफ हम आएंगे, लेकिन वक्त हुआ जाता है हमारे अगले सेगमेंट का, जो कि है फिटनेस। और फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जाएं देखें कि आज फिटनेस के सेगमेंट में क्या दिखाया जा रहा है। Assalamu alaikum, amazing people. We are back with another amazing episode. Yes, another amazing episode of Health and Vitality. Alright people, बहुत बार ऐसा होता है कि सही है, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप डेली जा रहे हैं, अपनी ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं, अपने वर्कआउट्स पे काम कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने पे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर कभी कभी ऐसा होगा कि आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा वर्कआउट करने का। और वर्कआउट करना बहुत अहम है। वर्कआउट करना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं अहम, आपके दिमाग के लिए बहुत अहम है, आपके माइंड के लिए अहम है। मैं आज वर्कआउट 100% ऑफ द रीज़न मैं फिज़िकल रीज़न के लिए नहीं करती। मैं हर रोज़ वर्कआउट इसलिए करती हूँ कि ताकि इट हेल्प्स मी हेयर। 100% मैं मेंटल रीजंस के लिए करती हूँ, 100%। सो कभी कभी ऐसा होगा कि भले आप जितनी भी मेहनत कर लें, आप जितना भी आप मोटिवेटेड हों, डिटर्मिन्ड हों, डिसिप्लिन्ड हों, कभी होगा कि बस आपकी बस हुई होगी और आपका बिल्कुल दिल नहीं करेगा कि मैं आज कुछ करूँ। अब उस सिचुएशन में क्या करना है? उस सिचुएशन में भी कोशिश करें कि आप, अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप कोशिश करें कि आप शो अप करें अपने वर्कआउट के लिए। और अगर आपका बहुत हैवी ड्यूटी वर्कआउट करने का दिल नहीं कर रहा तो उसकी इंटेंसिटी कम करना है। अगर बहुत लाइट इंटेंसिटी का भी दिल नहीं कर रहा ना, तो आपने पावर योगा पे ले आए और डायनामिक स्ट्रेचेस पे ले आए अपने आप को। और द रीज़न वाई से दिस इज़ बिकॉज कल रात को मेरे साथ एक ऐसा सीन था कि मैं रात को वर्कआउट करती हूँ और मुझसे नहीं हो रहा था। मेरा बिल्कुल ना दिल था, ना मूड था, ना एनर्जी थी, ना ताकत थी कुछ भी करने की। सो मैंने उसको ट्वीक किया। मैंने 25 मिनट्स 30 मिनट्स का मैंने अपना डायनामिक स्ट्रेच किया और आई एम सो थैंकफुल कि मैंने वो 25 मिनट्स का डायनामिक स्ट्रेच किया, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद मेरा मूड यहाँ पे आ गया। सो स्टे राइट हेयर एंड विल बी राइट बैक एंड विल शेयर दोज टिप्स विद यू। ऑलराइट गाइस, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता वर्कआउट करने का। आप भले जितने डिटर्मिन्ड हो जाएं, जितने डिसिप्लिन्ड हो जाएं, कुछ दिन ऐसे होते हैं सारे डिसिप्लिन के बाद, हेल्दी ईटिंग के बाद, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के बाद नहीं हो रहा होता आपसे वर्कआउट। आप कहते हो यार आज छोड़ दें। एनीवेज, तो इसके लिए हम आपके साथ कुछ पावर योगा के मूव्स और डायनामिक स्ट्रेचेस आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने कल रात को 45 मिनट्स किया
ऑफ डायनामिक स्ट्रेचिंग, दैट्स इट, दैट वाज इट। और मैं वाकई में आई एम सो थैंकफुल कि मैंने वो किया, क्योंकि उसके बाद में फ़ौरन से मेरा मूड बहुत बेहतर हो गया, मुझे बहुत अच्छा फील होने लग गया। सो बहुत ज़रूरी है। सो मेरे पास हैं शाहाब हमें बताएंगे कि कैसे हम डिफरेंट पावर योगा के कुछ मज़ीद आपको मूव्स बताएंगे। और लेट्स स्टार्ट। मैट हमारे लेट्स फेस द कैमरा। ग्रेट, ओके लेट्स स्टार्ट हेयर। और हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल स्लोली, इनहेल नाक से इनहेल एंड नाक से इनहेल। और राइट, हमने हाथ ऊपर पुश किया, स्ट्रेच किया अपनी बॉडी को, अपनी कमर को, स्लोली ऑल द वे डाउन गए हम। कोशिश करें अगर आप अपनी बाजुओं को स्ट्रेट रख कर और अपनी कमर को और अपने पाँव को स्ट्रेट कर रख के ऑल द वे नीचे जा सकते हैं, बेहतरीन है। अब हम स्लोली यहाँ से राइट को टिल्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे, तो हम इस साइड ऑफ और कमर को एम्प्लॉय कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। कम बैक वापस स्लोली, और हम ऑन द अदर साइड हम मूव कर रहे हैं। अमेजिंग, ज़बरदस्त। इसको एक बार फिर रिपीट करें, 2 से 3 बार किसी भी स्ट्रेच को रिपीट करें एंड देन स्लोली कम बैक अप। और देन अगेन इस मूव को इनहेल करें, उल्टा फिंगर्स अपनी नकल्स को क्लोज करें अप, यस, टेक इट फॉरवर्ड आराम से, ऑल द वे डाउन, स्ट्रेच ऑन द लेफ्ट, स्ट्रेच ऑन द राइट, स्लो। और स्पीड देख रहे हैं आप शाहाब की, बिल्कुल इसी स्लो स्पीड के साथ करना है, हमने स्लोली जाना है। रिपीट किया 1-2 बार, हमने 3 बार किया करें हर मूव को रिपीट। ऑलराइट, नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट मूव पे चलते हैं शाहाब, फ्रॉम हेयर। सो लेट्स गो, इनहेल एंड एक्सहेल ऑल द वे डाउन। और इस बार हम जा रहे हैं डाउनवर्ड डॉग में, जहाँ पे शाहाब ने हाथ रखना है थोड़ा सा आगे आके, फुल हाथ ज़मीन पे रखेंगे शाहाब, और टांगे आप अपनी थोड़ी सी लेग्स ओपन करेंगे। और राइट, ग्रेट। अब यहाँ पे हमने ये करना है एवरीबडी कि हमारी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं। हमने अपनी जो चेस्ट है वो हमने प्रेस करनी है अपने घुटने की तरफ। चेस्ट को प्रेस करें, दबाएं घुटने की तरफ, ताकि ये भी स्ट्रेट हो जाए और मेरा ये हम्प भी स्ट्रेट हो। योर बम इज़ लाइक ऑल द वे अप, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। और राइट, होल्ड योर स्टमक इन टाइट, और जितना ये क्लोजली होगा उतना अच्छा होगा। वॉक बैक। और राइट, हमने यहाँ पे अपने टोज़ को पकड़ा और यहाँ से हमने स्लोली डाउन किया बम को स्क्वाट सिचुएशन में जाके, और कमर हमने स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है यहाँ पे। अब सो अगेन यू सी, थोड़े से डायनामिक स्ट्रेचेस हैं, और इन डायनामिक स्ट्रेचेस को हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका वर्कआउट करने का नहीं दिल कर रहा तो आप पावर योगा कर लें, कोई डायनामिक स्ट्रेचिंग कर लें, मगर कोशिश करें कि इफ़ यू कैन मेक इट टू द जिम, डू योर वर्कआउट। और थोड़ा सा टेक इट ईजी, मत अपने ऊपर तशद्दुद करें, टेक इट ईजी, मगर मेक इट हैपन। और राइट, हम यहाँ पे हैं डाउनवर्ड डॉग। यहाँ से हमने अपनी लेग लिफ्ट कर दी और हील हमारी नीचे ज़मीन पे, एड़ी पे हील ज़मीन पे ही होगी। यहाँ से आप लेग लिफ्ट करेंगे, मज़ीद और करेंगे। और राइट, स्लोली टेक इट डाउन एंड दूसरी लेग को लिफ्ट करें एंड स्लोली टेक इट डाउन। अब होल्ड करें इसमें। अब पावर योगा में सीन ही होता है कि अच्छी खासी पावर लग रही है आपकी शाहाब ऑन योर शोल्डर, अच्छी खासी ताकत चाहिए आपको अपने आप को लिफ्ट करने में, तो ताकत का भी इस्तेमाल है, स्ट्रेच का भी इस्तेमाल है, डायनामिक होल्ड का भी इस्तेमाल है। और राइट शाहाब, लेट्स गो बैक अप। और राइट, हम साइड पे लंज करेंगे और यहाँ पे वन साइड पे हम टिल्ट करेंगे। अगेन हमने ये ट्रायंगल बनाया, बैक स्ट्रेट, कमर सीधी, एंड देन वी टेक द अदर फुट फॉरवर्ड, अदर फुट अप, अदर फुट फॉरवर्ड एंड टिल्ट। सो एवरीबडी, ये थे कुछ डायनामिक स्ट्रेचिंग के, पावर योगा के कुछ मूव्स। बहुत थोड़े से हमने आपके साथ कुछ मूव्स, दिस इज़ अ वास्ट फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड रही है, और इसके अंदर हमने कुछ आपके साथ शेयर किए हैं ताकि आप जिस दिन ना दिल कर रहा आपका वर्कआउट करने का, प्लीज़ होल्ड दीज स्ट्रेचेस। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, डेली वर्कआउट करें, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, और हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट गाइस, हम बात कर रहे थे जब आपका बिल्कुल दिल ना करे, डेडिकेशन हो, डिसिप्लिन हो और आपका गोल हो, बट बिल्कुल जान ना हो वर्कआउट करने की, तो डायनामिक स्ट्रेचेस करें, पावर योगा करें। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ कंफर्ट फूड अपनी ज़िंदगी में लेकर आना। तो कंफर्ट फूड के ऊपर बात करेंगे, मगर बहुत से लोगों का कंफर्ट फूड इज़ ऑल चीज़ और क्रीम्स,
हम वो नहीं करेंगे, हम हेल्दी के ऊपर रहेंगे। सारे फ्रूट्स एक बेहतरीन डिज़र्ट हैं और ये बेहतरीन हो जाएगा कि अगर आप अपने तीनों मील्स के दरमियान जो 2 स्नैक्स हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान एक स्नैक करें फ्रूट्स के ऊपर, और लंच और डिनर के दरमियान आप दोबारा स्नैक करें फ्रूट्स के ऊपर। और कौन सा फ्रूट सबसे बेहतरीन है? सारे फ्रूट बहुत बेहतरीन है। हर फ्रूट के अंदर अपने इम्पॉर्टेंट मल्टी वाइटामिन्स हैं और सब फ्रूट्स खाने चाहिए। कोई फ्रूट बेहतर और कोई फ्रूट अच्छा और कोई फ्रूट बुरा नहीं है। टेक केयर, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा एवरीबॉडी। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर से आपको एक और सुबह में वेलकम कहेंगे। खुशी और उसकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में, इसी पर आज डिस्कशन हो रही है। नायरा सादिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं। मैम ये बताएं कि हमने एनवायरनमेंट को भी डिस्कस कर लिया, आसानियां जो हैं हमारे इर्द गिर्द की, जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि ये वो वक्त चल रहा है जिसमें आपकी तमाम सेक्टर्स में आपको आसानियां मिली हुई हैं। आसानियों का ताल्लुक कितना है खुशी के साथ? क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े घरों में रहने वाले जिनके पास तमाम आसाइशें मौजूद हैं वो खुश नहीं हैं, और एक छोटे से घर में लोग रह रहे हैं लेकिन वो खुश हैं, तो फिर कामयाब घर तो वो दूसरे वाला हुआ। ये मतलब बेसिकली सारी आपकी इनसाइड है, आपकी मेंटल स्टेट्स है, ये आपका अपना है अंदर का। अगर आप अंदर से ठीक नहीं है तो बाहर से आपकी जो मर्जी आपको मिल जाए आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। यही मैंने कहा ना, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया ग्रेटिट्यूड का और इस तरह की चीज़ों का, मतलब इसमें फिर वही बात है कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। इसकी ये भी है कि आप ये नहीं कह सकते सब लोग, जैसे जीन्स में चलता है, कुछ लोग नेगेटिविटी में ज़्यादा जाते हैं, डिप्रेशन होती है लोगों को, ये जीन्स में चलता है। तो कुछ लोग उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनका ये है कि उनका कसूर नहीं होता कि उनकी अंदर से इस तरह का उनका हो जाता है स्ट्रक्चर कि उनको नेगेटिविटी हर वक्त लगती है, वो किसी चीज़ में खुश नहीं हो सकते। ये उनकी फैमिलीज़ पे चलता है। लेकिन कुछ लोग ठीक भी होते हैं लेकिन थोड़ी अरसे के लिए होते हैं, फिर से वो असल में पता है एक्सपेक्टेशंस बहुत है। अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो नॉर्मल है ना? नहीं, लेकिन ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, अब ये है कि जैसे पहले आप बता रहे हो कि चीज़ें, अच्छा अब पहले देख ले लोगों के पास क्या होता था। अब हर एक के पास मतलब कन्वेज है, हर एक के पास चीज़ें हैं, पहले तो नहीं थी, हर एक के पास तो नहीं होता था। अच्छा, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आजकल के दौर में हमने डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के वर्ड्स हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, डेली रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। अगर 10-15 साल पहले देखें तो ये वर्ड्स किसी को पता भी नहीं थे। आजकल तो बच्चे भी कह रहे हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं। क्यों? बच्चे पहले तो बच्चों को मतलब डिप्रेशन का मतलब नहीं पता होता था, क्योंकि इतना ज़्यादा उनका माइंड ऑक्यूपाइड होता था। अच्छा, उनमें ये है कि ये पेरेंट्स का बहुत है इसमें। अब हमारे आजकल की जो पेरेंट्स हैं, मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, मैं वैसे करती भी हूँ, कि उन्होंने बना लिया कि जैसे आईपैड दे दिया या इस तरह की चीज़ें, फ़ोन पकड़ा दिया बच्चे को खुश करने के लिए और अपनी जान छुड़ाने के लिए। इन अदर वर्ड्स के मतलब उन्होंने कुछ काम करना है। मुझे पता है वो मुझे एग्जाइटी शुरू हो जाती है जब मैं देखती हूँ किसी पार्टीज़ में जाओ, छोटे बच्चों को लेके आई होती हैं, आते ही पूछते हैं कि पासवर्ड क्या है। किसी भी पार्टी में आप जाओ और शादियों में जाओ तो वो कहेंगे जी, बेचैन होती है माएँ कि पासवर्ड क्या है, आप बताएं इस एरिया का। तो वो बता के फिर वो फ़ौरन ही उसको करेंगे और पकड़ा के बच्चों को साइड पे बिठा देंगे। अब वो देखें कि बच्चे क्या सीखेंगे। उनको रेडीमेड इन्फॉर्मेशन आपने दी है, कोई कार्टून या जिस तरह की गेम्स, आजकल वायलेंस वाली गेम्स हैं, इस अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो डाउनलोड करके आपने बच्चों को दिखा रहे हो। अब उसको क्या वो बच्चा एक्सप्लोर करेगा और क्या वो उसकी क्या होगी, मतलब उसकी मेंटल ग्रोथ क्या होगी, वो तो बिल्कुल ही नहीं, ख़त्म हो गई ना। अच्छा, फ्यूचर की जब हमने पहले भी बात की थी तो आपने कहा था कि बच्चों के पास चूंकि ये पास्ट का फैक्टर नहीं होता और फिर फ्यूचर का भी फैक्टर नहीं होता, इस वजह से वो खुश रहते हैं ज़्यादा। हाँ। तो अगर हम आज की दुनिया में देखें तो फ्यूचर के बारे में सोचना बुरा तो नहीं है, फ्यूचर की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन मुस्तकबिल की वो खब्त जो होती है, ठीक है, लोग वो पाल लेते हैं। लेकिन आजकल तो ये है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर नहीं सकते। आजकल मुश्किल है, मतलब आजकल के दौर में किसी चीज़ की भी आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। और ज़्यादातर ये कोशिश करें, मतलब मेरा ये कोशिश होती है, मैं खुद भी अपने पे अप्लाई करती हूँ कि प्रेजेंट में जो आपको इस वक्त, आप जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, एक हैप्पी एक एनवायरनमेंट है, एक खुशी है, उसको एंजॉय करें। मतलब कुछ देर तो आप उसको एंजॉय करो ना, बाद में आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर है कि आपको फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ये तो नहीं कि आप नहीं सोच सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म ना हो, जिसमें आपको कोई एग्जाइटी ना हो, आप एंक्शस ना हो, ताकि आप अचीव कर सको उन गोल्स।
अच्छा, खुशी को इंसानों से वाबस्ता कर देना कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में होगा, मौजूद रहेगा तो मैं खुश होऊंगा, वरना मैं खुश नहीं रह सकता, ये कितना सही है और कितना ये गलत बड़ी है? अच्छी आपने बात की है, ये मतलब बड़ी ह्यूमन रिलेशंस की बात है, तो इसमें बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पता है हमारे आजकल भी जैसे होता है, हर रिलेशन में होता है कि आप किसी के साथ अटैचमेंट आपकी होती है किसी ना किसी तरीके से, माँ की, बच्चों की, वैसे लव्ड वंस की, किसी की भी आपकी होती है, लेकिन आप अपनी तरफ से कई दफ़ा होता है वन साइडेड होता है, ठीक, दूसरा आपको उतना ज़्यादा नहीं आपके करीब होता जितना आप उसके करीब होते हैं, तो ये चीज़ें आपको फिर फ्रस्ट्रेट करती है। नहीं, अगर ये एक्सपेक्टेशन जो है वो मदर डॉटर इस तरह के वो रिश्ते तो में एक हो बड़े कि प्योर अगर रिश्ते हैं हाँ कि अगर मेरी माँ मेरी ज़िंदगी में मौजूद रहेगी तो मैं खुश हूँ, वरना अगर ये चली जाएंगी या मेरे फादर चले जाएंगे तो फिर कोई भी चीज़ हो जाए मैं खुश नहीं रह सकती। ये कितना अनहेल्दी है इंसान ये के बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बच्चे अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, मतलब क्लोज, बल्कि मेंटोर होते हैं उनके पेरेंट्स, मतलब उनको हर मौके पे गाइड कर रहे होते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जो बाद में बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, लेकिन जाहिर है कि फिर संभलने में देर लगती है, क्योंकि ऐसे रिश्ते आप एकदम से भुला नहीं सकते। लेकिन मैंने तो डिपेंडेंसी जो होती है आपकी, मैंने तो यही चीज़ समझी है कि बच्चा हो या बड़ा हो, आपके लिए तमाम लोगों के लिए मुख्तलिफ ज़राए होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं खुश रहने के लिए, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिससे तमाम लोग खुश रहते हैं और वो है कि आपके ह्यूमन रिलेशंस। ठीक, अच्छा, अब ये रिलेशंस, ये एफिलिएशन आपकी ह्यूमन टू ह्यूमन भी है, ह्यूमन टू लिविंग बीइंग्स, पौधे, एनिमल्स, ये भी हैं, अच्छा फिर ह्यूमन टू थिंग्स भी हैं। बिल्कुल। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हमें एक ही चीज़ मिल रही है कि हमें एक इनसिक्योरिटी फैक्टर और एक वो सेफ्टी फैक्टर चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। इनसिक्योरिटी आपको तब होती है कि आपको ये फील होता है कि जो मेरे पास जो कुछ है वो मेरे से छिन जाएगा, और वो फीलिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि जो आपको लगता है कि आप उसको लेके बैठ गए हो। और कई जैसे बच्चे भी छोटे होते हैं, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, उसको लेके बैठेंगे नहीं, किसी से शेयर करेंगे, तो ये चीज़ें बड़ों में भी फिर आ जाती, ट्रांसफर होती है। फिर किसी को आप, किसी इंसान को भी आप पोजेसिव किसी के लिए हो जाते हो, उसको के उसके और किसी के पास ना जाए, किसी से बात ना करे, इस एक्सट्रीम पे भी लोग चले जाते हैं। तो ये जाहिर है कि अनहेल्दी है। और आप देखें कि जितने भी ऑप्टिमिस्ट भी एक बाय नेचर भी एक होता है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी होता है, बन भी आप सकते हो लेकिन बाय नेचर भी आप होते हो। कई फैमिलीज में कई लोग वैसे खुश रहते हैं, मतलब उनको देख के आपकी इतनी अच्छी वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। हाँ, खुशी उनसे वैसे ही आप, मतलब मज़ा आता है आपको। और कई आप देखो किसी के पास आप बैठोगे, आपको बाकायदा नेगेटिव वाइब्स आती है, चाहे कितना भी वो आपसे हंस के बात कर रहा हो, मतलब वो एक अंदर की चीज़ें होती है जो। लेकिन ये ना कि अगर आप देखिए, आप जितने भी, अब एक सवाल है छोटा सा कि क्या हमें अगर सक्सेस मिले तो हम खुश होंगे, या हम खुश हैं तो हमें सक्सेस मिलेगी? ये आप इसका मुझे जवाब दे दें। अच्छा, अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए तो मेरे नज़दीक तो खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब आप खुश रहेंगे तो आप अपनी सक्सेस को तलाश कर लेंगे। हाँ। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए कामयाबी ये है कि उनके पास बैंक बैलेंस हो, ठीक है, उनका नाम हो, उनकी पहचान हो, लेकिन खुशी तो उनके पास भी नहीं है। रिक्वायरमेंट उनकी, और जितना ज़्यादा वो करेंगे हासिल, उतना और उनकी वो बढ़ेगी उस चीज़ का। अच्छा, जिस तरह नजम ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बैंक बैलेंस होता है, जायदादें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो खुश नहीं होते। इसका ये मतलब हुआ कि खुशी सिर्फ एक चीज़ में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हो सकता है किसी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशी का बायस हों, लेकिन किसी के पास सब कुछ मौजूद होने के बावजूद वो खुश ना हो। डिपेंड्स, मतलब वेरिएशंस बहुत हैं, हर एक की खुशी का क्राइटेरियन फ़र्क है। मेरा फ़र्क होगा, आपको कोई और चीज़ पसंद आएगी, ये तो आपकी पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है ना। बिल्कुल। एक इंसान आप जैसे, मैं एक चीज़ से खुश नहीं हो सकते, ये तो है ना। जिम्मेदारियों का कितना किरदार है, इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। हमें बढ़ना है अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री में आज क्या बताया जा रहा है, आप लोग देखें, वापस आएंगे और जिम्मेदारियों के किरदार के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। Assalamu alaikum everyone, how are you doing? If I start today's program with a question, and the question is too simple कि अपने इर्द गिर्द अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको प्लास्टिक से बनी कितनी चीज़ें दिखाई देती हैं? और मेरे इस सवाल के जवाब में यकीनन आप अपने इर्द गिर्द अगर देखेंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक से बनी दिखाई देंगी। इवन कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो प्लास्टिक की बनी है, बट इफ़ यू जस्ट गिव अ सेकेंड ऑफ टू दिस थॉट, यू विल रियलाइज़ कि आपकी प्लास्टिक भरी ज़िंदगी
कैसी है। आई मीन व्हेन आई से प्लास्टिक भरी ज़िंदगी, इसका मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द प्लास्टिक की मौजूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अब ज़िंदगी में से अगर प्लास्टिक को निकाल दिया जाए तो ज़िंदगी शायद हमें बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दे। प्लास्टिक जिसे पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे एक सिंथेटिक मटेरियल है और मैन मेड मटेरियल है, और इस मटेरियल का इस्तेमाल इसलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये वज़न में भी कम है और इसकी प्रोडक्शन भी आसान है, उसके ऊपर कॉस्ट भी कम आती है। यानी आपने एक चीज़ लोहे की बनानी हो और दूसरी वही चीज़ प्लास्टिक की बनानी हो तो प्लास्टिक की प्रोडक्शन सस्ती भी पड़ती है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और यकीनन वो आपके लिए उसकी डेवलपमेंट ईजी है, क्योंकि प्लास्टिक इज़ वन ऑफ एन एलिमेंट और अ मटीरियल दैट इज़ कंप्लीटली मैन मेड। आपको इल्म है कि इंसानी ज़िंदगी में आज के दौर में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 500 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस किया जाता है। जस्ट इमेजिन 500 मिलियन टन। कहते हैं कि 3 लाख टन प्लास्टिक की बोतलें सिर्फ इंग्लैंड में इस्तेमाल होती हैं। लगभग कोई 10 मिलियन लोग अमेरिकन जो हैं वो प्लास्टिक इंडस्ट्री की नौकरियों के साथ जुड़े हुए हैं। यानी 10 लाख नॉट 10 लाख 10 मिलियन अमेरिकन की नौकरियां यानी मुलाजमतें प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। सो प्लास्टिक इज़ something that is unavoidable part of our life, and plastic is not natural or organic, so it means it is about an idea that actually brought lots of things into our life. So plastic, an idea that gave us a synthetic world. Yes, it's absolutely synthetic, it's absolutely man-made. 1862 में एक साहब जो थे उन्होंने सबसे पहला प्लास्टिक का मटेरियल जो है उसको बनाया, वी मस्ट से कि ईजाद किया, और ईजाद करने के बाद उन्होंने वो मटेरियल जो है वो एक नुमाइश में रखा एंड एवरीबडी गॉट अमेज्ड अबाउट इट कि यार ये क्या चीज़ बना दी है इसने, एंड दैट वाज नॉट नेचुरल, दैट वाज मैन मेड। 1862 में जब प्लास्टिक नुमाइश में पेश किया गया तो उसके साथ उसकी खूबियाँ बताई गईं, उसके फ़वाइद बताए गए और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू हो गई। और ये जो साहब थे इनका नाम था पार्क्स, जिन्होंने 1862 में पहला प्लास्टिक जो है एग्जीबिशन में रखा, और पार्क्स ने इस एग्जीबिशन में रखे हुए प्लास्टिक मटेरियल का पेटेंट भी हासिल कर दिया, यानी कि उन्होंने उसके राइट्स भी, जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं वो भी हासिल कर लिए। और उसके बाद कहते हैं कि पार्क्स ने उस प्लास्टिक का नाम जो है वो पार्कसीन रखा, यानी प्लास्टिक को उन्होंने पार्कसीन कहा, और पार्कसीन के नाम से उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर करा ली और फिर उन्होंने बिज़नेस शुरू कर दिया प्लास्टिक का। लेकिन उस वक्त जो उन्होंने प्लास्टिक बनाया उसकी क्वालिटी कोई ज़्यादा अच्छी ना थी, जिसकी वजह से लोगों की तवज्जो वो प्लास्टिक हासिल नहीं कर सका। खैर, प्लास्टिक के ऊपर पार्क्स ने तो जो काम किया सो किया, उन्होंने कंपनी रजिस्टर कराई, ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, ज़्यादा कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसके ऊपर बहुत से साइंसदानों ने प्लास्टिक के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और फिर 1920 में या हम कह सकते हैं कि 1920 तक प्लास्टिक के जो स्ट्रक्चर है, जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, जो उसकी कंपोजिशन है, उसको मुकम्मल तौर पे समझ लिया गया और फिर प्लास्टिक की क्वालिटी को बेहतर किया गया। और 1920 से ऑनवर्ड हम देखते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो हर जगह होने लगा और प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल होने लगा और ज़िंदगी का हिस्सा बनता चला गया। और आज तक हम देख रहे हैं कि 1920 से ऑनवर्ड प्लास्टिक जो है वो हमारी ज़िंदगी में इतना मौजूद है कि एक स्टडी बताती है कि सन 2050 तक अगर प्लास्टिक की प्रोडक्शन उतनी ही रही जितनी है तो 2050 तक इतना प्लास्टिक इस दुनिया पे होगा कि समुद्रों में मछलियाँ कम होंगी और प्लास्टिक ज़्यादा होगा। मीन it's going to be that much plastic production till 2050। प्लास्टिक जो है, आपने सुना होगा कि आजकल एक तहरीक चल रही है और वो डिस्करेज कर रही है प्लास्टिक का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे आप जब शॉपिंग पे जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर आपके इल्म में है कि प्लास्टिक से बने जो शॉपिंग बैग्स हैं
उनका इस्तेमाल मना कर दिया गया है और कहा गया है कि प्लास्टिक की जगह आप कपड़े का बैग इस्तेमाल कीजिए या कागज़ की पैकिंग इस्तेमाल कीजिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना कीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों कहा जा रहा है, और उसकी वजह बहुत सादा है कि प्लास्टिक मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि प्लास्टिक सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल तक अपनी साख्त को लूज़ नहीं करता, मिट्टी में मिट्टी नहीं होता, वो इस बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि उसकी अपनी साख्त कायम रहती है। मैं आपको बताते चलूं कि आज तक लगभग 40 किस्म के प्लास्टिक्स जो हैं वो बनाए गए, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर प्लास्टिक्स जो हैं वो HDE है, उसके बाद PET है, PVC प्लास्टिक है। और ये जो प्लास्टिक की 3 इश्काल हैं, ये तीनों नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। दैट्स वाई इसका इस्तेमाल अब डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना करने लग गए हैं। आप बच्चों के खाने की चीज़ों की पैकेजिंग देख लें, खिलौनों की पैकेजिंग देख लें, अशिया की पैकेजिंग देख लें, शॉपिंग बैग्स देख लें, आप स्ट्रॉज जो हम ड्रिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको देख लें, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आम जिंदगी में हैं जो प्लास्टिक से बनी हैं। तो लोग जब समुद्रों दरियाओं में सैर करने जाते हैं तो वहाँ वो प्लास्टिक फेंकते हैं। वो प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इस वजह से जब वो आबी हयात उसको खाती है, कुछ करती है, तो आबी हयात डिस्टर्ब होती है, और कहते हैं कि प्लास्टिक की वजह से आबी हयात जो है उसके ऊपर बहुत मनफी असरात पैदा हुए हैं। देयरफॉर प्लास्टिक के इस्तेमाल को अब डिस्करेज किया जा रहा है। यकीनन प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़िंदगी से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन प्लास्टिक का वो इस्तेमाल जो हमारी रूटीन लाइफ का हिस्सा है उसको कम किया जा सकता है। सो आज हम एक और चीज़ जो है उसके ऊपर बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाउ टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन डेली लाइफ। इसके ऊपर अगर आप जाएं, if you try to figure it out, you will find lots of data on that. And मैं अगर आपको चंद चीज़ें दे दूँ, फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने जाएं तो प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल ना करें, आप कपड़े के बने बैग्स इस्तेमाल करें। उस प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें जिसका इस्तेमाल एक दफ़ा होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉज़, तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक के स्ट्रॉज़ को आप बाइकआउट करें, और कुछ कंपनीज जो हैं वो अपने प्लास्टिक स्ट्रॉज़ को कन्वर्ट कर रही हैं कागज़ के स्ट्रॉज़ में। सो प्लास्टिक का कोई भी ऐसा इस्तेमाल जो एक दफ़ा होता है उसको आप डिस्करेज कीजिए। जैसे डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, आपने एक बार इस्तेमाल किए और आपने फेंक दिए। सो ट्राई टू डिस्करेज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस वंस एवर। सो इसके अलावा प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए आप प्लास्टिक से बनी अशिया को जब गार्बेज करें तो उसको सेपरेट गार्बेज करें, उसे अपने बाकी कूड़ा करकट के साथ शामिल ना करें, सेपरेटली उसको बिन करें, ताकि जब वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस में जाए तो उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ में हो सके और वो आपकी माहौल का हिस्सा ना बने, माहौल को ख़राब ना करें। चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ कॉल्ड अवेयरनेस। प्लास्टिक के बारे में और प्लास्टिक के मुज़र असरात और प्लास्टिक का वो इस्तेमाल जो इंसानी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है उसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी बात सुन के या किसी की भी बात सुन के ये समझते हैं कि प्लास्टिक का गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है उसे कम करना चाहिए, बिकॉज दैट्स डिस्ट्रॉइंग द डाइवर्सिटी, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लानट, सो यू शुड ट्राई टू कैस्केड इट, इसको स्प्रेड आउट करें इस बात को, एंड गिव अवेयरनेस टू पीपल अबाउट द लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक और द यूज़ ऑफ प्लास्टिक दैट शुड बी अवॉइडेड। आई अंडरस्टैंड प्लास्टिक कैन नॉट बी अवॉइडेड इन लाइफ, बिकॉज घर की कंस्ट्रक्शन की बात करें प्लास्टिक मौजूद है, गाड़ी जिस पे सफ़र करते हैं, बस, ट्रेन, जहाज़ की बात करें प्लास्टिक मौजूद है, आपके इक्विपमेंट्स जितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल है। सो वी कैन नॉट say goodbye to plastic, but we can avoid the use of plastic जो हमारी आम जिंदगी में होता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक माहौल का हिस्सा बनता है। आप पार्क्स जाएं, आप कहीं जाएं तो आपको इर्द गिर्द प्लास्टिक से बनी बहुत सी अशिया बिखरी नज़र आएंगी, और जब परिंदे या हशरात उन प्लास्टिक्स को खाते हैं तो उससे उनको नुकसान होता है, और उनको नुकसान होने का मतलब है कि आपका जो टोटल इकोसिस्टम है वो ख़राब होता है, और इकोसिस्टम अगर हद से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो नई नई बीमारियां पैदा होंगी, नए नए मसाइल पैदा होंगे, वो मसाइल जो हम कह सकते हैं कि इंसान के खुद साख्ता होंगे। सो यूज़ प्लास्टिक वेयर इट इज़ नीडेड, respect the idea of plastic that brought us ease,
but try to avoid the useless use or the misuse of plastic in your life, because this climate is not your climate only. This climate belongs to the generations yet to come, and we have to safeguard our climate. आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। और सुबह में फिर से आपको वेलकम कहेंगे। कुछ लोग जिम्मेदारियां कबूल करने से डरते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर जिम्मेदारी कबूल कर ली तो टेंशन बढ़ जाएगी और खुशी हमसे दूर चली जाएगी। ये बड़ा ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारे लोग नहीं पूरा करना चाहते, क्योंकि हर कोई भागते हैं। हाँ, भागते हैं। इसीलिए आजकल अक्सर मैंने देखा है कि मैरिजेस भी लेट हो रही हैं, नहीं भी हो रही हैं। आजकल ये भी ट्रेंड हो गया, सिर्फ ये या अनसक्सेसफुल भी हैं। हाँ, आजकल इतना ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब जिस तरह का ना, ये यही है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारा कुछ इसी वजह से हो रहा है कि जैसे शुरू में आप लोग मिलते हो उस वक्त तो सब कुछ अच्छा होता है ना, कि मतलब आप बेस्ट शो कर रहे होते हो अपना, तो लेकिन बाद में ये होता है कि बाद की ज़िंदगी डिफरेंट होती है। जो मैरिड लाइफ आपकी होती है, मैं लड़के लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ, कि पहले मतलब वो उनको ये ख्याल नहीं होता कि हमारे इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेशली जाहिर है कि खैर आजकल तो लड़कियाँ भी काम कर रही हैं, लेकिन पहले ज़्यादातर ये होता है ना कि सिर्फ लड़का काम कर रहा है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो खैर लड़कियाँ, वो बैलेंस हो गया, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ज़्यादा होता है, वो उससे ना फिर एग्जाइटीज़ आपकी शुरू होती है और फिर आपके रिलेशंस में गड़बड़ शुरू होती है। नहीं, लेकिन ये क्या वाकई ही लड़कों का काम नहीं है कि वो अपनी बीवी की ज़रूरियात को पूरा करें? और अगर वो पूरे करने के अहल नहीं है तो उन्हें थोड़ा सोच समझ के शादी करनी चाहिए। नहीं, आजकल पता है क्या है, आप देखें कि ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है आजकल अकेला कोई लड़का एकदम से घर लेके रहे, उसके लिए बहुत मुश्किल है। और मैं थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूँगी, मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम बीइंग अ फीमेल तुम बात करती हो, लेकिन मेरा बात है ये है कि आजकल थोड़ा सा लड़कियां भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई, डिमांड्स हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए होता है कि हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ हो, मतलब हर चीज़ मिले हमें, वो लड़का कई दफ़ा प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें फिर आपको तंग करती हैं, क्योंकि अगर शुरू से वही ग्रेटिट्यूड की बात है कि थोड़ा सा अगर आप सब्र कर लें, मतलब रिलेशंस बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, बनी बनाई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको इन चीज़ों के लिए, लड़का लड़की दोनों को करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को बनाने के लिए, और फिर जो उसके बाद के वो होंगे रिजल्ट्स, वो बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, ये बात कितनी ठीक है कि अगर आप खुश रहना चाहें तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर आप ना खुश रहना चाहें तो आपको कोई खुश कर नहीं सकता। ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपका दिल, आप किसी तरह से राजी नहीं, अंदर से ही आपके मतलब डिप्रेशन है, आपको अंदर से ही आपकी ठीक नहीं हो, तो आप नहीं खुश हो सकते। नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस डिप्रेशन पे काम करना ही नहीं चाहते, वो बस कहते हैं कि हम इस स्टेट में हैं और हम इसी स्टेट में रहेंगे। अच्छा, पता है मेरे साथ बहुत सारा इस तरह होता है कि कई लोग जिस तरह मेरे पास आना चाहते हैं, इसलिए मुझे खुद भी कई लोग फ़ोन करते हैं कि मतलब इसी डिप्रेशन में, आजकल तो 90% से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में हैं, तो वो उनको ये होता है कि हमने आना है, फिर मतलब वो ना, उनको ये होता है फिर कन्फेस करना होता है ना उन्होंने, तो वो आना नहीं चाहते, वो अपना मतलब बताना नहीं, कथारसिस उनको चाहिए होता है, कथारसिस वो कर नहीं सकते। अब मुझे कई लोग ऐसे कहते हैं, हम अपनी बेटी को लाना चाहते हैं, हम बेटे को लाना चाहते हैं, या अपने हस्बैंड को, वाइफ को, लेकिन वो एन वक्त पे आके फिर वो बात नहीं बनती। अच्छा, एक और चीज़ हमने बहुत ज़्यादा देखी है, लोग गिला शिकवा बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी ज़ात से, ठीक है, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, मैं ही इसके लिए क्यों बच गया था। सेल्फ पिटी, हाँ, वो पता है ये भी एक किस्म है ख़ास, कि वो हर वक्त ग्लूम में रहना, और कि मैं, और वो पता है अपने इनसिक्योरिटी, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। उनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो, अब आपने तो किसी को देखा है ना कि मतलब फुल स्टेज पे देखा है, उसको एडल्ट देखा है, लेकिन कोई पता नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका एज चाइल्डहुड उसके कैसा घर का माहौल था, ब्रोकन होम हो सकता है, मतलब उसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ बहुत कॉमन है। बिल्कुल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिलके आपकी पर्सनालिटी को बनाती हैं, तो ये वजह वो भी हो सकती है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक घर में 2-3 बच्चे हैं और उनकी भी तबीयतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनमें से कोई है जो हर वक्त खुश रह रहा है, कोई है जो खुश नहीं रह रहा। हाँ, अच्छा, उसमें पेरेंट्स का भी हाथ है। जैसे अब सिबलिंग्स हैं, उसमें ये होता है कि एक बच्चा लायक है, एक का रंग अच्छा है, एक का रंग ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक शॉर्ट है, या
अच्छा, उस पे भी कई पेरेंट्स उनको वो करते हैं, मतलब डिग्रेड करना बच्चे को, और कॉम्प्लेक्स में पेरेंट्स को बल्कि रिश्तेदार उनके। अच्छा, ये क्यों ऐसा नहीं है? या कोई एक बच्चा एक इंटेलिजेंट निकल आया है, ये इसका दिमाग अच्छा दूसरे का ठीक नहीं है, मतलब वो जाहिर है कि जब आप कंपैरिजन्स करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा तो वो चीज़ें तो बच्चे को ख़राब करती हैं, तो इनसिक्योरिटीज़ भी आती हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी वो भागता है ये चीज़। अच्छा, साथ ही ये बताएं कि हम लोग देखते हैं एक और बहुत ज़्यादा आम फैक्टर है, बहुत आम चीज़ें ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ये भी देखा जाता है कि हम खुश होंगे लेकिन हमें किधर माइंड में ये चल रहा होगा कि हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो हमारी खुशी चली ना जाए। अच्छा, ये बड़ी रेयर चीज़ है वैसे। हाँ, अक्सर लोग तो बेचैन होते हैं कि किसी तरह बता दे। एक ये चीज़ होती है कि आपने कोई चीज़ अचीव की, या ये डर होता है कि कहीं वो जैसे नज़र ना लग जाए। हाँ, नजर ना लग जाए, ये भी लोगों को होता है। अच्छा, अक्सर लोग बड़ी देर तक छुपाए रखते हैं, जैसे किसी की शादी की बात तय हुई है या वैसे आपको कोई अचीवमेंट हुई है, वो नज़र लगने की वजह से अक्सर, मतलब बहुत कॉमन। ये ठीक है मेरे नज़दीक तो मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, लेकिन ये है कि नज़र नहीं, अपना अपना हिसाब है। चल, नज़र का कॉन्सेप्ट तो हमारे मजहब में भी नहीं, वो ठीक है, वो है, लेकिन हर चीज़ के पीछे मेरा मतलब वो आपको फिर होल्ड बैक आप करते हो, वो तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि नज़र लगती है, लेकिन ये है कि अगर आप यही हर वक्त आप सोचते रहोगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना भी पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ की जिस तरीके से इन्होंने पहले बात की कि आपके लव्ड वंस के साथ आपकी बहुत रिलेशन होता है, माँ बाप हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, खुदा न खास्ता अगर किसी भी किस्म की किसी की भी डेथ होती है तो कोई भी, यहाँ चलें इसको इस तरह कर लेते हैं, कोई भी आपको दुख दर्द पहुँचता है, वहाँ से रिकवर करना कैसे हो सकता है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वापस जिंदगी की तरफ लाने के लिए आप तो डिस्टर्ब होते ही हैं, आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं इससे। वो पता है, इसमें फिर आ जाता है कि आपके घर वालों का, वो आपका बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी चीज़ों से गुजरता है तो उसके लिए जाहिर है कि अगर तो लोगों के साथ हैं घर में, जैसे जॉइंट फैमिली भी, इस लिहाज से हमारे पाकिस्तान में ये फ़ायदा है। बाहर के मुल्कों में अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो लोनलीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो डिप्रेशन की तरफ और बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स, मेंटल मतलब प्रॉब्लम्स की तरफ चला जाता है। नहीं, सपोर्ट की तो ज़रूरत होती है, लेकिन आपको ये इनिशिएटिव लेते हैं कि कितनी ज़रूरत है कि अब जो हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ये चीज़ें जाहिर है, फिर ये वो आपका सेल्फ आपका आ जाता है कि आपने उस पर काम करना है, आपने खुद स्ट्रांग होना है, और ये भी डे टू डे प्रैक्टिस है आपने। अच्छा, ये फिर यही है ना कि इसके लिए आपको है कि आप बैठ ना जाएं, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करें, आप मतलब इन्वॉल्व करें, माइंड को आप अपने इन्वॉल्व करें किसी भी हॉबीज में, किसी तरह से कोई जॉब कर ले, कुछ कर ले, मतलब वो एक, या फिर आप अपने फ्रेंड से मिलें, मतलब आपको ज़रूरत है कि उस चीज़ को, नेगेटिव थॉट्स को ना आए आपके माइंड में। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है फूडीज़। पूरे शो में मुझे इस सेगमेंट का इंतज़ार रहता है क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। देसी खानों के साथ खाई जाने वाली रोटी हो या फिर वलायती सैंडविचेस के साथ खाने वाली डबरोटी हो, ब्रेड जो है उसकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी रिच है, पर ये आखिर ब्रेड आई कहाँ से, आज हम ये फाइंड आउट करेंगे। मेरा नाम हमजा काजी है और आप फूडीज़ देख रहे हैं। सिंपल टर्म्स में जो है वो ब्रेड जो होती है वो फ्लावर और पानी का जो है वो मिक्सचर है, जिसको जो है हीट में रखा जाए तो वो बन जाता है, और वो क्योंकि कुक होता है इतने टाइम में तो वो उस शक्ल में आ जाता है जिस शक्ल में हम देखते हैं। मगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स हैं और इनके अंदर जो है वो डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं, तो उसके हिसाब से इनका जो कुकिंग का टेम्परेचर है और कुकिंग करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोटी को जो है वो एक फ्लैट तवे के ऊपर बनाया जाता है, बट ब्रेड जो होती है उसको ओवन के बीच में रखा जाता है जिसमें वो सराउंड होती है हीट से। हिस्टोरियंस के हिसाब से जो अर्लीस्ट ब्रेड है वो मिलती है आपको 8000 BC के अंदर, जो इजिप्ट का रीजन है वहाँ से जो है सबसे पहले जो है वो ब्रेड बनना स्टार्ट हुई, और उसके बाद जो है वो ट्रैवल करते हुए डिफरेंट रीजन्स के अंदर। ये जो इजिप्शियंस हैं ये फ्लावर को ग्राउंड करने के लिए जो है वो एक टूल यूज़ करते थे जिसको क्वर्न कहा जाता था, और क्वर्न जो है वो सबसे पहला ग्राइंडिंग टूल जो है उसको कंसिडर किया जाता है। बड़ा बेसिक सा वो होता था और उससे जो है इसको क्रश करना बहुत मुश्किल काम होता था। मगर अगर हम इजिप्ट के रीजन में कोई चीज़ देखें तो हमें ये नज़र आता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनतकश लोग थे, और उस रीजन के अंदर हार्डशिप्स के होते होते वो जो है वो बहुत बड़े बड़े काम कर जाते थे। इस रीजन के ये जो पहले बेकर्स थे वो वीट जो था उसका फ्लावर को जो है वो ग्राउंड करते थे पहले, और उसके बाद जो है वो इसको बेक करते थे,
तो वो इसके करने के बाद जो है वो इस फॉर्म में आ जाता था जिस तरह की हम आज के दौर में ये रोटी देखते हैं, ये उससे क्वाइट सिमिलर है। और इसी तरह मैक्सिकन रीजन में जैसे टॉर्टियाज़ जो हैं वो खाए जाते हैं, तो रोटी और टॉर्टियाज़ के बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। और वो जो ओरिजिनल ब्रेड की रेसिपी है जो इस रीजन से आ रही है वो मोर और लेस इसी तरह ही दिखती थी। बहुत सारी सेंचुरीज़ के बाद बहुत सारे रीजन्स में जो है उन्होंने अपने तौर पे जो है वो ब्रेड की फॉर्म जो बनाना शुरू कर दी, उसको अपने अपने तरीक़ों से बनाया। कुछ जो है वो इसको फ्लैट बनाते थे जैसे रोटी या टोटिया होता है, और कुछ लोग जो है वो इसके अंदर राइजिंग एजेंट्स डाल के इसको जो है थोड़ा सा फुला के बड़ा बनाते थे जिस तरह ब्रेड होती है। ये जो ब्रेड की फॉर्म जो आज हम देखते हैं जिसको डबरोटी कहते हैं, ये पहली दफ़ा रोमन्स ने जो है वो बनाना स्टार्ट की, और ये लगभग जो है वो टाइम था 450 BC का, जब रोमन्स जो थे वो उन्होंने एक टेक्निक इन्वेंट की जिसको मिलिंग कहते हैं, और इस मिलिंग की टेक्निक की वजह से दे वर एबल टू मेक दिस ब्रेड लाइक इट इज़ टुडे। इंटरेस्टिंगली ये जो वाइट ब्रेड है, जैसे कि डबरोटी का जो हम प्लेन वाइट हिस्सा देखते हैं और ये वाइट ब्रेड इसको कंसिडर करते हैं, ये रोमन्स जो थे वो वेल्दियर क्लास के लिए कंसिडर करते थे। तो जो अमीर लोग होते थे वो इसको खाना पसंद करते थे। इनमें अमीर लोग होना या जो एजुकेटेड लोग होना ये उनके अंदर पॉपुलर थी, और कॉमन बंदे के लिए जो है वो ये नहीं थी। बिल्कुल लाइकवाइज ब्रिटेन जो मिडिवल टाइम्स थे वहाँ पे भी जो ब्रेड जो बनाना शुरू हुई और जो खाना शुरू हुई, वहाँ पे भी इसको जो है वो अपर क्लास का जो खाना है या रॉयल्टी के अंदर या जो वेल्दियर के अंदर जो है वो ये खाना जो है वो सर्व किया जाता था ब्रेड। और कॉमन बंदे के लिए जो है ब्रेड अफोर्ड करना या खाना वो एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं थी। इसकी जो है बहुत सारी डिफरेंट किस्में बनाई जाती थी राय ब्रेड के साथ, जैसे कि वो जो है वो वेल्दियर क्लास ही खाती थी, वो कॉमन पीपल के लिए वो सकत नहीं थी ऊपर। अच्छा, अगर हम वापस पीछे थोड़ा सा जाएं तो पर्शियंस ने जो है वो 600 BC के अराउंड विंड मिल से जो है वो बनाना शुरू कर दिया था फ्लावर को। तो उस वक़्त जो है वो थोड़ी सी टेक्निक उनकी चेंज हो गई और ये ब्रेड बनाना उनके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया। इनफैक्ट मैक्सिकन्स ने जो है वो एक और तरीका जो है अपनाया, और ये अराउंड 100 BC था, जहाँ पे मैक्सिकन्स जो थे वो स्टोन मिल के थ्रू जो है वो इसको ब्रेक करते थे व्हीट को और उससे ब्रेड बनाते थे। इट वॉजंट अंटिल 1834 के मॉडर्न डे स्टील मिल जो है वो प्रॉपरली इन्वेंट हुई, जो कि क्रशिंग के अंदर जो है इसको हेल्प करती थी। और ये जो मिल है, इससे मॉडर्न डे जो आपकी जितनी मशीनरी मिल के अंदर बनती है ये उसी की आगे मॉडर्नाइज फॉर्म है। 20th सेंचुरी के अराउंड डिफरेंट केमिकल्स जब आपको मिले और आपने जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो फाइंड आउट की साइंटिफिकली, तो उस वक़्त जो ब्रेड है वो इवॉल्व कर गई। ब्रेड जो थी जितनी आज के दौर में सॉफ्ट और फ्लफ़ी है वो इन केमिकल के एडिशंस की वजह से है। तो जब इनकी मिलिंग होती है और जब इनकी बेकिंग होती है या जब जो आटा है उससे इसका डो बनाया जाता है, तब ये केमिकल्स जो हैं वो इनके अंदर ऐड किए जाते हैं। और ये केमिकल्स जो हैं वो सेफ़ टू ईट हैं और एडिबल होते हैं, तो इसलिए जो है वो ये फ्लावर को राइस करने में भी हेल्प करते हैं, और इनकी जो प्रेजेंस है इसके अंदर वो आपको कोई पता नहीं लगती। ये जो मॉडर्न डे टेक्निक्स थी या मॉडर्न डे जो मिल तैयार की गई, इसकी वजह से जो है कुछ चीज़ें पॉसिबल हो गई, जैसे कि जर्म और ब्रांड जो है वो इसमें से ब्रेड के डो के बीच में से या व्हीट के बीच में से जो है वो निकालना आसान हो गया, जिसकी वजह से ग्लूटेन फ्री ब्रेड जो है बनाना पॉसिबल हुआ। इनफैक्ट आजकल के जो हेल्दियर ऑप्शंस में जो है वो ग्लूटेन फ्री ब्रेड जो है वो खाई जाती है, या फिर कुछ लोग जो हैं वो कुछ चीज़ों से एलर्जिक होते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि ग्लूटेन फ्री जो है वो ब्रेड खाएं। तो ये जो है उस वक्त पॉसिबल हुआ। एक बड़े मज़े का फैक्ट, 1666 में जो ग्रेट फायर ऑफ लंदन थी वो एक्चुअली एक बेकर ने स्टार्ट की थी जो कि ब्रेड बनाता था। ओप्स। बल्कि एक बहुत ही मज़े की बात, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो भी पॉसिबली ब्रेड की वजह से स्टार्ट हुई। 1789 में जो फ्रेंच क्वीन थी मैरी एंटोनेट, वो उसको जब उसके सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया कि खाने को उनके पास जो है वो नहीं है कुछ भी, यानी कि ब्रेड नहीं है खाने को, तो उसने ना बड़े कॉन्डिसेंडिंग टोन के अंदर कहा कि लेट देम ईट केक, यानी कि वो केक खा लें। तो इस वजह से जो उसके सब्जेक्ट्स थे वो इतने ज़्यादा इन्फीरिएट हुए और गुस्से में आए कि किसी क्वीन ने जो है वो उनके बारे में जो है वो ऐसी बात की,
तो उसको फ्लेयर अप करते करते वो वहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गई। ब्रेड जो है वो आज के दौर में बहुत सारे मुल्कों का स्टेपल फूड है। अमेरिकन रीजन हो, मिडल ईस्ट का रीजन हो, सब कॉन्टिनेंट हो, ये जो है हर जगह के ऊपर डिफरेंट तरीक़ों में जो है वो एम्बेड है और डिफरेंट खानों के साथ जो है वो लाजमी सर्व किया जाता। आज के दौर में ब्रेड की इसी तरह बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि फ्रेंच ब्रेड है, प्लेन वाइट ब्रेड है, मिल्क ब्रेड है, होल ग्रेन है, ब्राउन ब्रेड है। तो ये बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि मैंने कुछ मेंशन की और कुछ बहुत सारी और हैं जो कि लिस्ट में आती हैं। और ये जो है वो डिफरेंट जो है वो बेकर्स ने जो है इनको अपनी स्पेशलिटी के तौर पे, आर्टिसान के तौर पे वो बनाया हुआ है। 16th सेंचुरी में लिखी गई किताब आईन अकबरी जो है उसके अंदर जो है वो बादशाह जो था मुग़ल अकबर, उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई। उनमें से जो एक ख़ास बात है वो ये भी लिखी गई कि अकबर को जो है वो चपाती खाना बहुत पसंद था और चपाती उसके खुराक का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। 1857 में मौलवी अब्दुल्ला जो था वो इस रीजन में जो ऑपरेशन थी ब्रिटिश, उसके अगेंस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो जब लोग जो थे वो इससे तंग आ चुके हुए थे कॉलोनाइजेशन से, तो वो जो है उन्होंने एक रेवोल्यूशन जो है वो तैयार की और इस रेवोल्यूशन के दौरान जो है वो कोडेड मैसेजेस सेंड करने का तरीका जो था वो रोटी थी। यानी कि जो रोटी थी वो ट्रैवल करती थी और उसके ऊपर जो है कोई ख़ास कुछ ऐसा लिखा नहीं होता था या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी, बट वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बन गई उन लोगों के दरमियान जिनको लगता था कि यार इसके ऊपर जो है ना वो कोई सिंबॉलिक मैसेज है। और ब्रिटिश जो थे इस चीज़ से बहुत परेशान होते थे कि आखिर ये जो है वो क्या चल रहा है और इसके ऊपर जो वो क्या चीज़ हो रही है, कि ये शायद ये कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। मगर जो था इन ओरिजिनलिटी ये बड़ा मज़े का एक हिस्टोरिक जो है फैक्टर था। ब्रेड या रोटी के बारे में आज हमने बड़े मज़े के फैक्ट्स और हिस्ट्री जो है वो जानी। अगले एपिसोड में नई चीज़ के साथ आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जी वेलकम बैक टू द शो। मुझे ये बताएं कि यूथ के लिए कोई ऐसा पैगाम दें, क्योंकि आजकल बच्चों में, यंग जनरेशन में डिप्रेशन और एंजाइटी की, जैसे हमने बात की, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उनके लिए कोई ऐसा पैगाम दें कि वो कैसे खुश रहें और अपने इन्वायरमेंट को भी खुशी और पॉजिटिव बनाएं ताकि दूसरे लोग भी खुश रह सकें। इसमें पता है हमारी जाहिर है कि हर ज़माने में यूथ हमेशा सेंसिटिव रही है। तो और मतलब उनका असर आजकल तो इतना ज़्यादा ये मीडिया की वजह से इतनी ज़्यादा वो मतलब एक्टिविटीज़ भी बच्चों की है, सारा कुछ है। लेकिन ये है कि काम मेरा हमेशा ये मैसेज होता है कि बनी बनाई चीज़ों का जिस तरह होता है ना कि वो इस्तेमाल ना करें, खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपने माइंड को इस्तेमाल करें, अपनी परसेप्शंस को इस्तेमाल करें और एक्सप्लोर करें चीज़ों को जाके, और ख़ुद अपनी मेहनत से अपना काम करें। मतलब जैसे बनी बनाई इन्फॉर्मेशन पे इतना ज़्यादा ना करें, खुद स्ट्रगल करें और ख़ुद से अपना मतलब चीज़ देखें। मतलब जैसे एजुकेशन की भी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आजकल यही है ना कि बनी बनाई मटेरियल आपको मिल जाता है। डिस्कस कर लेते हैं कि हमने एजुकेशन के टॉपिक में भी ये बात डिस्कस की थी कि बच्चों के लिए बहुत आसानी तो हो गई है कि टेक्नोलॉजी से आने से वो गूगल पे जाते हैं और जाके उनको सारा मटेरियल मिल जाता है, लेकिन उनका फिर अपना थॉट प्रोसेस जो है वो उस तरीके से काम नहीं करता, वो खुद सोचते नहीं, अपनी परसेप्शन, अपनी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल नहीं करते। अब आप देखें ना, आप किसी पुराना किसी चले जाएं, जो हैं बुजुर्ग हैं, उनको आप देखें, उनकी नॉलेज कितनी है, उनकी डिफरेंट तरीके की नॉलेज है। मतलब ह्यूमन रिलेशंस के बारे में भी है, सारी चीज़ों के बारे में है। अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे हमारे हज़ारों साल पहले, 100 साल पहले फिलोसोफर्स ये वो थे, साइकोलॉजिस्ट थे, अभी तक हम उनको क्यों कोट कर रहे हैं? उनके पास क्या था? बिल्कुल, मतलब अभी तक इकबाल हैं, हमारे सारे वो हैं, बिल्कुल। हमारे जितने भी आप देखें, नया कौन आया है? अच्छा, मतलब इसी बात को टेक्नोलॉजी तो खैर बनी है, लेकिन इस बात के साथ ही आप ये भी डिस्कस कर दें कि गालिब कहा करते थे कि काम इंसान को थका देता है। ठीक है, तो अगर काम आपकी मोहब्बत बन जाए, ठीक है, तो वो आपको थकाएगा नहीं। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो आपका एक हॉबी, आपका इंटरेस्ट है, अगर आप वही काम करोगे तो वो आपको वो काम नहीं लगेगा। मतलब उसमें आप ज़्यादा बल्कि आप फ्लरिश करोगे और उसमें बनोगे। मैं यही कहती हूँ ना कि उसका ताल्लुक आपका उससे नहीं है कि कितनी इन्फॉर्मेशन आपने ले ली है। अब अभी तक हम लोग पुराने लोगों को डिस्कस करते हैं ना कि उनकी थेरीज चल रही हैं। मतलब टेक्नोलॉजी तो ज़ाहिर है बनी है, नए लोगों की बनाई हुई है, लेकिन जो पुरानी जो एक मतलब वो बिट्स थी या चीज़ें थी, जो मतलब एक था,
वो तो आगाज वहाँ से हाँ हुआ। जी, वो था, वो तो उन्होंने ही दिया था ना हमें एक तो नॉलेज। सबसे पहले क्या अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है ताकि आप वही काम करें और उसी में खुश रहें। बिल्कुल। अच्छा, आप पता है अब जैसे अब तो बहुत अच्छा हो गया, पहले ज़माने में होता था कि 2-3 आप चूज़ कर सकते हो, बच्चों को भी कहा जाता था कि इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह की चीज़ें। अब बहुत ज़्यादा फील्ड्स बन गई हैं। बिल्कुल। मीडिया की वजह से भी, वैसे भी मतलब आर्टिस्ट हैं, पहले आर्टिस्ट को कोई इतना नहीं लोग समझते थे कि ये तो कोई जॉब तो नहीं है, जो पेंटिंग्स करते हैं और इस तरह की पार्ट टाइम चीजें हाँ, समझते थे। गाना है, मतलब म्यूजिक है, बहुत कुछ है। तो वो आजकल मैंने देखा है कि लोग कर रहे हैं काम, जो उनका इंटरेस्ट है वही कर रहे हैं और सक्सेसफुल है बहुत ज़्यादा। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, थैंक यू कहेंगे हम आपको। हमारी कोशिश ये होती है कि वो सारे सवाल हम अपने गेस्ट से करें जो किसी भी हमारे व्यूअर के दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल हम नहीं कर पाए तो फीडबैक के ज़रिए हमें आगाह करें। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम का उसको हिस्सा बनाएं। तब तक के लिए मुझे, नजम को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।